जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है एबीपी क्लास में। और आज का जो टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य। कौन साम्राज्य? मगध साम्राज्य। प्यारे बच्चों, आप लोग को हम 16 महाजनपद पढ़ाए हैं। 16 महाजनपद में से 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे, मगध, कौशल, वत्स और कोची अवंती। लेकिन चार ही जो शक्तिशाली महाजनपद है, इस चारों शक्तिशाली महाजनपद में से सबसे महत्वपूर्ण है मगध साम्राज्य। कौन है? मगध साम्राज्य। और आप लोग का सिलेबस में भी दिया है कौन? मगध। कोची मगध। तो आज का जो हेडिंग है प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। हेडिंग डालिए मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। मगध इंपायर, मगध इंपायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से चीजों को समझिए। क्लास 1-1.5 घंटा की होगी, लंबी क्लास है थोड़ी सी, क्योंकि आज जो है हम लोग को तीनों के तीनों वंश खत्म करना है। काल से स्टार्ट करना है धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन नहीं, सामाजिक धार्मिक आंदोलन नहीं, धार्मिक सुधार, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मगध साम्राज्य। अब यहाँ से बात को समझिए धीरे धीरे आप लोग, हो गया ना। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्यारे बच्चों, हम आप लोग को बताए थे कि बिहार में 3 महाजनपद स्थित है। पहला मगध, दूसरा अंग और तीसरा वज्जी। क्लियर हो गया? और अंग जो है प्यारे बच्चों पूर्वी बिहार में स्थित है। अगर बिहार की मैप को ड्रॉ किया जाए तो जैसे मान लो कि एक्चुअली ये बिहार है। क्या है? बिहार है। इसी प्रकार से हम लोग का बिहार, ये एक्चुअली बिहार है। ठीक है, और बिहार के मैप में सबसे ऊपर जो है प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर ये, इसका नाम है वज्जी। क्या नाम है? वज्जी, क्योंकि ये उत्तरी बिहार में स्थित है। अगर बिहार के नक्शों को विभाजित करोगे तो इधर हो जाएगा उत्तर, ठीक है, इधर हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा दक्षिण, इधर हो जाएगा पश्चिम और इधर हो जाएगा पूरब। तो एक्चुअली ये जो है ये वाला, ये तो वज्जी ऊपर हो गया। वज्जी के बाद हम आप लोग को समझाए थे, ये था अंग। क्या था? अंग। वज्जी के बाद अंग, और अंग के बाद प्यारे बच्चों हम लोग का था मगध। यहाँ पर मगध की लोकेशन है। मगध की लोकेशन कहाँ पर है? यहाँ पर। क्लियर हो गया? ये था हम लोग का मगध। कौन? मगध। आप चीजों को समझिए, ये जो मगध है प्यारे बच्चों बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। ठीक है, और बिहार में स्थित होने के साथ ही साथ ये जो साम्राज्य है मगध साम्राज्य, अब सवाल ये उठता है कि 16 महाजनपद में से मगध साम्राज्य क्यों शक्तिशाली हुआ? क्यों नहीं अवंती हुआ? क्यों नहीं गंधार हुआ? क्यों नहीं ये मान लो कि क्या बोलते हैं उसको, कौशल हुआ? मगध साम्राज्य क्यों शक्तिशाली हुआ? क्या रीजन था? क्या रीजन था? देखिए, अगर हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की, तो प्यारे बच्चों मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का 2-3 रीजन है, 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि 600 से लेकर 322 बीसी में जो ये 4 बेहद शक्तिशाली महाजनपद है, मगध, वत्स, अवंती और कौशल, इनके बीच लड़ाई हुआ। क्या हुआ? लड़ाई। और यह जो लड़ाई थी प्यारे बच्चों बहुत भयानक लड़ाई थी। और इस लड़ाई में सबसे जीत जो हुई वो मगध की हुई। किसकी हुई? मगध की। तो पहला रीजन ये था कि चारों बेहद शक्तिशाली महान राज्य में से सबसे जीता कौन? मगध। पहला। दूसरा का है प्यारे बच्चों कि अब इसकी लोकेशन बिहार में। कहां पर है? बिहार में। और आप नाम सुनोगे राजगीर की। किसकी नाम सुनोगे? राजगीर की। तो राजगीर को कहा जाता है पहाड़ी दुर्ग। क्या कहा जाता है? पहाड़ी दुर्ग। और जो पाटलिपुत्र है उसको कहा जाता है जल दुर्ग। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र जो है प्यारे बच्चों 4 नदियों से घिरा हुआ है। जो हम लोग का पटना है वो 4 नदियों से घिरा हुआ है। कौन कौन? गंगा, जमुना, गंडक और सोन, इसलिए उसे जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर और पाटलिपुत्र के कारण मगध शक्तिशाली रहा। पहला रीजन ये है। दूसरा का रीजन ये है प्यारे बच्चों कि ये जो मगध साम्राज्य है, इस साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक भी हुए हैं, जैसे बिंबिसार। क्या? बिंबिसार। उसके बाद से
गंगा की उपजाऊ मिट्टी, जो गंगा है, गंगा जो रिवर है वो बिहार से ही, पटना बिहार से ही होकर बहती है, बहते हुए डायरेक्ट पश्चिम बंगाल में गिर जाती है, गिरती है कि नहीं? गंगोत्री से निकलते हुए बिहार ये सब लाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा की उपजाऊ भूमि है। अच्छा, आप लोग नाम सुने होंगे कि जो उधर वाला का एरिया हो तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फसल होते हैं, तरबूज वगैरह वगैरह। जो गंगा के मैदान होता है, जो बलुअट मिट्टी होती है, वहाँ पर तरबूज होता है। मतलब जो एने नहीं होता है वो उधर होता है, और जो इधर होता है वो उधर नहीं होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं होता है। तरबूज तो इधर भी होता है लेकिन उतनी बड़ी जनसंख्या में नहीं होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर धान है, तो धान उधर वहां से नहीं उगता होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा है। जब पानी का बहाव ज्यादा है तो फसल नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना है। तो हम बता रहे थे कि ये जो मगध है, पहला क्या था? पहला पाटलिपुत्र और राजगीर के कारण ये मगध सबसे शक्तिशाली हुआ। इस साम्राज्य में महान महान से शासक हुए। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों, अब अगर आगे बात किया जाए मगध के, तो देखो दूसरा का चीज तो ये होगा। तीसरा का चीज ये है कि ये जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य में भारत के मतलब अनेकों, जैसे जितने भी शासक हुए हैं, इन सभी शासक में से बिंबिसार सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, और उसके बाद से ये जो साम्राज्य है, लोहा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ, लोहा का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि हम बताए थे कि उत्तर वैदिक काल के पतन के बाद ही लोहा का प्रारंभ हो गया। 1000 बीसी में, 10,000 बीसी में उत्तर प्रदेश के एटा जिला अतरंजी खेड़ा। ये बात हो रही है 600 से 322 बीसी के। क्लियर हो गया? तो लोहा का प्रयोग, और साथ ही साथ में मेन रीजन ये है प्यारे बच्चों कि जो समाज है वो गैर रूढ़िवादी समाज था। अब गैर रूढ़िवादी का अर्थ ये है कि समाज में किसी के प्रति फूट नहीं था। आज का जो आधुनिक समाज है, इस समाज में बहुत सारा फूट है। कोई देखकर किसी और को जलता है, तो कोई मतलब एक दूसरे के प्रति जलन है कि नहीं? लेकिन ये जो मगध साम्राज्य था, उनका जो समाज था गैर रूढ़िवादी समाज था, रूढ़िवादी नहीं था। रूढ़िवादी के मतलब होता है एक दूसरे के प्रति जलन, और गैर रूढ़िवादी का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति जलन नहीं। तो गैर रूढ़िवादी समाज था। जब प्यारे बच्चों समाज में लोग एक दूसरे के प्रति जलन नहीं करते हैं, तो जो समाज होता है उसका विकास उन्नति तक पहुंचता है। जब समाज में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का बढ़ावा करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो समाज का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। समाज का विकास तभी नहीं होता है कि जब लोग एक दूसरे का क्या काम करते हैं, गोड़ खींचते हैं, यानी कि एक दूसरे को पीछे की ओर खींचते हैं, तो तब समाज का विकास नहीं होता। जैसे अगर मान लो कि समाज में सभी लोग एक बात को मानते हो, एक चीज को करते हो, अगर एक चीज हो गया तो सभी लोग उसको अपनाते हो, तो वैसा समाज परिपक्व समाज होता है, और वही समाज आगे चलकर विकसित होता है। तो यही रीजन था मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य में महान से महान शासक हुए, समाज गैर रूढ़िवादी था, लोहा का प्रयोग ज्यादा हुआ, जल दुर्ग और साथ ही साथ में पहाड़ी दुर्ग का एरिया था। तो यही रीजन है प्यारे बच्चों मगध साम्राज्य का क्या होने का, शक्तिशाली होने का। अब देखिए जो मगध का संस्थापक है, मगध का जब ये जो युद्ध हुआ था चारों साम्राज्यों के बीच, चारों महाजनपदों के बीच, तो इस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य हुआ। और मगध साम्राज्य का जो प्यारे बच्चों संस्थापक है वो जरासंध और बृहद्रथ को माना जाता है। किसको? जरासंध और बृहद्रथ को। मगध साम्राज्य को प्यारे बच्चों शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और नंद वंश ने इसका विकास किया। किसका? मगध का। मगध का विकास किसने किया? पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। लेकिन मगध साम्राज्य को ऊंचाई पर पहुंचाया मौर्य वंश। किसने पहुंचाया? मौर्य वंश। तो अब हम क्या काम करते हैं, चीजों को अपनी लाइन बाई लाइन तरीका से हम आप लोग को लिखवाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझ गए इतना सारा चीज? तो अब हेडिंग डालिए। अब इतना ये हो गया मगध की लोकेशन। क्या हो गया? मगध का लोकेशन। इस डायग्राम को बनाओ, फड़ाक देना, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। ऊपर हेडिंग डालना, ये इसके पीछे लिख देना कि मगध का स्थिति, यानी कि मगध कहाँ पर है, मगध की स्थिति, मगध की स्थिति यानी कि मगध कहाँ पर। अब लिखो दूसरा का हेडिंग डाल के मगध के उत्थान के कारण, यानी कि क्या रीजन था कि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ। मगध के उत्थान, मगध के उत्थान के कारण। अगर मगध के उत्थान के कारण की बात किया जाए तो
सबसे पहला चीज है कि पहाड़ी दुर्ग, राजगीर, राजगीर को हम लोग कहते हैं पहाड़ी दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी पटना को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों जल दुर्ग के नाम से। पहाड़ी दुर्ग और पाटलिपुत्र, राजगीर और पाटलिपुत्र का होना, ये सबसे बड़ा मगध के उत्थान का कारण है। ठीक है, और पहाड़ी दुर्ग, ठीक है, अब देखो, अब चीजों को समझो। अब यहाँ दो पॉइंट बनता है कि आखिर राजगीर और पाटलिपुत्र से क्या संबंध है मगध का। ये भी तो मुद्दा हो सकता है ना कि आखिर ये जो राजगीर है, पाटलिपुत्र, इससे क्या संबंध है, क्या रीजन है कि इससे क्या फायदा होगा। ये तो है प्यारे बच्चों, हम समझाते हैं जितने भी हम लोग जो भी अयस्क का प्रयोग करते हैं, चूना पत्थर, कोयला, तो ये कोई मानव कोयला का नहीं बनाता है। कोयला आप लोग नाम सुनोगे, कोयला खदान में से खाना जाता है कि नहीं। कोयला, चूना पत्थर, डोलेमाइट, मैग्नाइट, तो ये सब जितने भी चीज हैं ये सब पहाड़ों से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? पहाड़ों से। सोना, चांदी, ये सब पहाड़ों से निकाली जाती है। समझा? सोना ऐसे नहीं होता कि कोई बना देगा, बनाएगा, लेकिन खदान होती है। जैसे सोना के अगर अयस्क की बात करें, सोना का अयस्क क्या होता है, खैर छोड़ो हटाओ, वो केमिस्ट्री का है। इतना हो गया। और जल दुर्ग के मतलब होता है प्यारे बच्चों, देखो हम बताए थे कि आर्थिक व्यवस्था में अगर खेती अच्छा है, अगर फसल अच्छा है तो उसका विकास अच्छा होगा। अगर मान लो फसल का विकास कैसे होगा, जब फसल को समय समय पर अच्छी, मतलब क्या हम कहते हैं, समय समय पर पानी मिले, समय समय पर खाद मिले, समय समय पर उसका पटवन हो, जो भी कुछ है, और समय समय पर उसकी निगरानी हो, तो फसल अच्छा होगा कि नहीं। और जब पानी ही नहीं रहेगा तो फसल अच्छा होगा नहीं। तो ये पाटलिपुत्र जल दुर्ग, इसी कारण से इसका क्या होगा, विकास होगा। जब फसल होता होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत हो ही रहेगी। तो पहला राजगीर और पाटलिपुत्र का होना। दूसरा का जो है प्यारे बच्चों, गंगा की उपजाऊ मैदान, गंगा की उपजाऊ भूमि। दूसरा का मगध के उत्थान, हाँ, उत्थान के कारण, मतलब क्या रीजन था कि मगध सबसे शक्तिशाली हुआ। और तीसरा का जो है प्यारे बच्चों, तीसरा का अगर बात किया जाए तो महान शासक, मगध साम्राज्य में सबसे महान से महान शासक हुए हैं। महान शासक का होना, ठीक है। और उसके बाद से गैर रूढ़िवादी समाज, गैर रूढ़िवादी समाज, गैर रूढ़िवादी समाज, गैर रूढ़िवादी समाज, ठीक है। और चौथा जो है प्यारे बच्चों, लोहा का भारी प्रयोग, लोहा का भारी प्रयोग। जब युद्ध होता था, पहले जो है प्यारे बच्चों लड़ाई होती थी, तो जो हथियार थे वो अच्छे किस्म के नहीं बने होते थे, तांबा का बना होता था। अगर तो ही लोग बताओ, अगर तांबा और लोहा की तुलना किया जाए तो सबसे मजबूत कौन होगा? वो होगा लोहा, क्योंकि जो लोहा का तलवारें बनाई जाती है वो तांबा की अपेक्षा सबसे तीव्र से चलता है, और शत्रु का सामना जो है बहुत अधिक करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर लोहा की तलवार को लेकर युद्ध भूमि में कूदा जाए तो जो लोहा की तलवार है वो शत्रु का जो सिर कलंक है वो ज्यादा करेगा, तांबा का उतना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो धार है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा तेज होती है। तो लोहा का प्रयोग, तीर धनुष, भाला, रथ, तो ये जैसे मान लो कोई साम्राज्य को जीतना है, कोई राज्य को जीतना है, तो पहले लड़ाइयाँ होती थी। पहले क्या होती थी? लड़ाइयाँ। जो राजा शक्तिशाली था, अगर वह जिस साम्राज्य को जीत गया तो उसका साम्राज्य हो गया, ठीक है। तो वो कैसे जीतेगा? धन से, बल से कि बुद्धि से? वो बल से जीतेगा, धन से भी जीतेगा, बल से भी जीतेगा और बुद्धि से भी जीतेगा। धन का प्रयोग तब करेगा कि जब नगरों का, मतलब क्या कहते हैं, उसका मतलब विकास हो। बल का प्रयोग तब करेगा जब युद्ध भूमि में शत्रु का सामना हो, और बुद्धि का प्रयोग तब करेगा जब, क्या बोलते हैं उसको, कि जब राजनीति में उसका हेर फेर हो। मैं समझाया? तो तीनों तरीका से राज्य को जीता जा सकता है। इतना बात क्लियर। और गैर रूढ़िवादी समाज में लिखिएगा कि समाज में
समाज में लोगों के प्रति जलन है। जलन। प्यारे बच्चों, आप लोग का जो पहला इतिहास का पहला चैप्टर है वो कुछ दिनों के अंतर्गत ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये है मगध के उत्थान का कारण। कितने बात क्लियर हो गया? अब हेडिंग डालो कि मगध के उत्थान के चरण। मगध के उत्थान के चरण। दूसरा का हेडिंग ये है कि मगध के उत्थान के चरण। मगध के उत्थान, मगध के उत्थान के चरण। अगर मगध के उत्थान के चरण की बात किया जाए तो सबसे पहले लिखना कि 600 बीसी से लेकर 322 बीसी। अच्छा ये बताओ बीसी मतलब क्या? ईसा पूर्व। बीसी मतलब ईसा पूर्व। तो वही जब पूरी महाराज बोलेंगे बीसी मतलब क्या होखेला? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के मतलब होखेला, ईसा पूर्व का मतलब है प्यारे बच्चों कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब ध्यान से बात को समझिए। 600 बीसी से 322 बीसी, इसमें ये बात लिखिएगा कि 16 महाजन पथ में से चार महाजन पथ, 4 शक्तिशाली महाजन पथों के बीच, 4 शक्तिशाली महाजन पथों के बीच शक्तिशाली युद्ध हुआ। क्या हुआ? शक्तिशाली युद्ध हुआ। इस युद्ध में मगध जीता। कौन जीता? मगध जीता। क्लियर? अब लिखिएगा कि मगध के संस्थापक कौन था। अब यहां से ऑब्जेक्टिव बनना स्टार्ट। मगध का जो संस्थापक है प्यारे बच्चों, 2 लोगों को जाना जाता है। कितने लोगों का? 2 लोगों का। पहला अगर बात किया जाए तो पहला का नाम था जरासंध। पहला क्या नाम था? जरासंध। और दूसरा जो है प्यारे बच्चों बृहदत्त। पहला जरासंध और दूसरा बृहदत्त। अब लिखिएगा इसमें तीसरा का हेडिंग कि मगध का विकास हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश ने किया। मतलब मगध का जो विकास है प्यारे बच्चों, मगध का प्रारंभिक विकास लिखिएगा। प्रारंभिक मतलब प्रारंभ वाला जो विकास है वो किसने किया? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने। और अगला में लिखिएगा मगध को ऊंची चोटी पर पहुंचाया। मगध को चोटी पर पहुंचाया मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश। प्रारंभिक विकास, जैसे कोई भी चीज होता है तो प्रारंभिक विकास होता है, धीरे धीरे उसका होता है। ठीक, जैसे मान लो सपोज एग्जांपल लड़का को समझो। जब लड़का जन्म लेता है तो काफी छोटा होता है, तो उसका जो प्रारंभिक विकास है उसकी माता के द्वारा होता है। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद जब वो किसी लक्ष्य के प्रति मेहनत करता है, किसी लक्ष्य के प्रति क्या काम करता है? मेहनत करता है। तो जिस टीचर से वो पढ़ता है उसका नाम लेता है कि नहीं हमारे टीचर इतना हमको उन्नति पर पहुंचे। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों कि जब मगध का जब स्थापना हुआ तो मगध का जो प्रारंभिक विकास है, प्रारंभ में जो विकास है 3 वंशों के द्वारा किया गया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और कौन सी? नंद वंश। लेकिन मगध को सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचाया मौर्य वंश, क्योंकि प्यारे बच्चों मौर्य वंश में ही सबसे शक्तिशाली अशोक जैसे शासक हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक, और अशोक का नाम, अशोक जब हम पढ़ाएंगे तब उसकी उन्नति और उसके जो भी कारनामे हम उसको बताएंगे। इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से बात को समझो। कितना हो गया? अब देखिए प्यारे बच्चों, मगध
मगध पर 3 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने? 3 वंशों ने शासन किया। मगध पर कितने वंशों ने शासन किया? 3 वंशों ने। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा मौर्य वंश। मौर्य वंश नहीं, नंद वंश। तो मगध पर प्यारे बच्चों हेडिंग डालो, मगध पर 3 वंश ने शासन किया। 3 वंश ने शासन किया। कितने शासन किया? 3 वंश ने शासन किया। और 3 वंश के बाद ही मगध खत्म हो जाता है। 3 वंश ने शासन किया। पहला जो है प्यारे बच्चों हर्यक वंश, दूसरा जो है प्यारे बच्चों शिशुनाग वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा जो है प्यारे बच्चों मौर्य, तीसरा जो है नंद वंश, तीसरा नंद वंश। ठीक, मगध पर 3 वंश ने शासन किया। नहीं, ऐसे ही हेडिंग मत डालो। मगध के प्रारंभ पर कौची पर? प्रारंभ पर, मतलब जब मगध प्रारंभ में हुआ उस पर 3 वंश ने शासन किया। मगध के प्रारंभ पर 3 वंश ने शासन किया। पहला हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन लोगों का टाइम याद रखिए। जैसे ये जो मगध है ना, मगध यहाँ से स्टार्ट होता है 544 बीसी से स्टार्ट होता है मगध, और 544 के बाद 322 ईस्वी में मगध खत्म हो जाता है। ठीक है, 544 से लेकर 322 ईस्वी, उसके बाद से मगध खत्म। अब यहीं से जानते हो, देखो नंद वंश के बाद क्या होता है, नंद वंश का जो अंतिम शासक थे वो महापंद नंद थे। इनको हराकर मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश, इसी तरह लड़ाइयाँ स्टार्ट चलती हो गई। अब देखिए ये जो मगध है 544 से 322 ईस्वी तक ही पढ़ना है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। जो हर्यक वंश है प्यारे बच्चों, हर्यक वंश का जो कालक्रम है हम लोग कह सकते हैं कि 544 बीसी से लेकर 544 बीसी से लेकर 544 बीसी से लेकर 544 बीसी से लेकर 412 बीसी। ठीक है, ये हर्यक वंश का कालक्रम है। और शिशुनाग वंश का जो समय है प्यारे बच्चों 412 बीसी से लेके 344 बीसी, 344 बीसी। और ये जो नंद वंश है प्यारे बच्चों 344 बीसी से लेके 322 बीसी तक है, इन लोग का समय है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बात को। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, समय 544 से लेकर 412 बीसी और 412 बीसी से लेकर 344 बीसी और 344 से लेकर 322 बीसी। अब आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों, हम तीनों को कवर करेंगे, हर्यक वंश को भी, शिशुनाग वंश को नहीं, तीनों को नहीं। आज जो है प्यारे बच्चों केवल हर्यक वंश को कवर किया जाएगा, क्योंकि हर्यक वंश के बाद अब स्टार्ट होता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो आज स्टार्ट होगा हर्यक वंश के बारे में, और 2 वंश रह जाएंगे तो आगे पढ़ाई होगा। देखिए ध्यान से, अब ये ऊपर वाला हो गया, तो अब हेडिंग डालो हर्यक वंश। कौन वंश है? हर्यक वंश। अब चीजों को पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। तो हेडिंग डाल लो पहले हर्यक वंश। कौन वंश? हर्यक वंश। अब चीजों को समझिए। देखिए हर्यक वंश जो है प्यारे बच्चों, हर्यक वंश में 3 राजा शासन किए। कितने राजा? 3 राजा हुए। पहला बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद प्यारे बच्चों उदयन। कौन था? उदयन। बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु का लड़का था उदयन। कौन था? उदयन। तो 3 शासक यहाँ पर सबसे शक्तिशाली हुए हर्यक वंश में। अब अगर बात किया जाए बिंबिसार की, तो बिंबिसार प्यारे बच्चों एक ऐसा शासक था, भारत का एक ऐसा शासक था बिंबिसार, जिसने साम्राज्यवाद की नीति प्रारंभ की। साम्राज्यवाद का नीति का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, यानी कि ये जो हमारा राज्य है, राज्य को विस्तार करने के लिए, एक दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए बिंबिसार ने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। और साथ ही साथ में बिंबिसार ने प्यारे बच्चों साम्राज्यवाद की वैवाहिक नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? वैवाहिक नीति अपनाई, यानी कि राज्य को अपने में लेने के लिए विवाह के थ्रू किया। किसके थ्रू? विवाह के थ्रू। बिंबिसार प्यारे बच्चों 3 विवाह किए थे। कितने विवाह किया था? 3 विवाह। पहला वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के राजकुमारी जिनका नाम था
जिनका नाम था चेलेना। क्या नाम था? चेलेना। और दूसर का जो है प्यारे बच्चों कौशल की राजकुमारी, उनका नाम था महाकौशला। क्या नाम था? महाकौशला। और तीसर का जो प्यारे बच्चों मध्य भारत की जो राजकुमारी थी उनका नाम था क्षेमा। क्या नाम था? क्षेमा। तो ये जो पहिल का विवाह किया था वैशाली के राजकुमारी चेलेना से, तो ये विवाह के थ्रू ही जो वैशाली महाजन पथ है उसको ये क्या काम किया? संरक्षित किया था। जब हम आप लोग को महाजन पद पढ़ा रहे थे तो अंग की राजधानी बताए थे, अंग की राजधानी चंपा, और जो ये वजी था वजी की राजधानी वैशाली, वजी की राजधानी वैशाली। तो विवाह करके वैशाली को अपने संरक्षण में लिया। और साथ ही साथ में बिंबिसार एक ऐसा राजा है जो शांति के द्वारा बिना लड़ाई किए हुए साम्राज्य को विस्तार करता है। देखो साम्राज्य को मिलाने का दो तरीका है, या तो तुम लड़ाई से किसी राज्य को जीत सकते हो या तो तुम संधि के द्वारा जीत सकते हो। संधि के मतलब समझ रहे हो तुम लोग? संधि के मतलब होता है प्यारे बच्चों कि किसी चीज को कह के और कोई चीज मुआवजा दे के उसके ले लेना। जैसे हमने कहा कि तारा झगड़ा नहीं करे के हम 500 रुपया तारा दे, ये हमारा भी संधि हो गई, लड़ाई बहुत था, तू चुपचाप बाहो काहे कि हमरा तारा का हो गई बा संधि, का हो गई बा संधि। तो ये बिंबिसार एक ऐसा राजा है जो बिना लड़ाई के, बिना किसी के साथ लड़ाई किए हुए साम्राज्य को विस्तार करता है। लेकिन प्यारे बच्चों क्या है ना कि अब राजा हो तो राजा में क्या होता है, कभी ना कभी लड़ाई हो ही जाती है। जैसे अब जब हम अंग महाजन पद पढ़ा रहे थे तो अंग में बताए थे कि जो अंग की राजधानी थी, अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी चंपा। तो ये जो बिंबिसार है प्यारे बच्चों अंग महाजन पद को जीता। किसको जीता? अंग महाजन पद को, केवल लड़ाई करके एक लड़ाई किया जिसका नाम था अंग, और अंग महाजन पद को ये क्या काम किया? जीता। कितना बात क्लियर है? और उस समय जो अंग के राजा थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। यह है बिंबिसार। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया राजगीर में। कहा बनाया? राजगीर में। कहा बनाया? राजगीर में। अब ध्यान से चीजों को समझिए, बिंबिसार के दो नाम मिलते हैं। कितने नाम? दो नाम मिलते हैं। अगर जब हम पुराण पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो हम बताए थे कि पुराण में आपका मत्स्य पुराण होता है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण होता है। तो मत्स्य पुराण में ये जो बिंबिसार का नाम मिलता है इसका नाम है क्षेत्रोजस। क्या नाम है? क्षेत्रोजस। ठीक है, क्षेत्रोजस नाम इसलिए पड़ा कि ताकि ये क्षेत्र को विस्तार करता था। मतलब क्षेत्र के मतलब होता है एरिया और एरिया के मतलब होता है राज्य, तो यानी कि ये क्षेत्र को क्या काम करता था? विस्तार करता था। तो मत्स्य पुराण में इसका नाम क्या पड़ा? क्षेत्रोजस। क्या पड़ा? क्षेत्रोजस। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों ये जो जैन ग्रंथ है, जैसे देखो जैनिज्म और बुद्धिज्म, बुद्ध ग्रंथ भी है और जैन ग्रंथ भी है। तो जैन ग्रंथ में जो ये बिंबिसार है इसका नाम पड़ता है कौची? श्रोणी। क्या नाम पड़ता है? श्रोणी। क्या नाम पड़ता है? श्रोणी। मतलब अटपटा नाम है, इतिहास के नाम कुछ अटपटा ही होते हैं, तो श्रोणिक नाम है। अब प्यारे बच्चों क्या है कि बिंबिसार की जो हत्या है उसका ही बेटा अजातशत्रु ने किया। किसने किया? अजातशत्रु। लेकिन एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है आवश्यक सूत्र। क्या नाम है? आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र कहता है प्यारे बच्चों कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने नहीं किया, बिंबिसार ने खुद सुसाइड किया, खुद आत्महत्या किया था। इसके अनुसार कहा जाता है, आवश्यक सूत्र में बतलाया गया कि जब बिंबिसार ने देखा कि मेरा बेटा मेरे को मारने के लिए आ रहा है तो उसने अपने मन में कहा कि मेरा बेटा मेरे को मारने से पहले, जब मेरे को मारने आ रहा है तो मैं क्यों ना इसके हाथ मरूं, मैं अपने आप को ही मर जाता हूं। तो इसने देखा कि वो आ रहा है मारने के लिए, तो इसने खुद अपने आप को भाला मार लिया। ये कौन कहता है? जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ का क्या नाम है? आवश्यक सूत्र। लेकिन प्यारे बच्चों सभी लोग कहते हैं ना कि इसकी हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु की अगर कहानी की बात, अब यहाँ से स्टार्ट होता है अजातशत्रु। तो इतना बात समझ गए बिंबिसार के बारे में, तो अब लिखो बिंबिसार के बारे में लिखो, तब उसके बाद से अजातशत्रु, तब उसके बाद से उदयन, तब इसका ये जो मगध है थोड़ा स्टार्टिंग मतलब थोड़ा थोड़ा चीज खत्म हो जाएगा। तो हर्यक वंश, हर्यक वंश में लिखिएगा कि तीन राजा शासन किए। कितने राजा? तीन राजा शासन किया। पहला की अगर बात की जाए तो बिंबिसार। पहला देखो दो नाम है, एक है बिंबिसार, एक है बिंदुसार। याद रखिएगा चीजों को, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। ठीक है, बिंदुसार आएगा चढ़ाके में, घनानंद वाला केस समझा, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। देखो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार और बिंदुसार का लड़का था अशोक। ठीक है, तो बिंदुसार अलग है और ये बिंबिसार अलग है, याद रखिएगा। तो ये है बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार पहला। और दूसर का जो है प्यारे बच्चों अजातशत्रु। दूसर का अजातशत्रु।
अजात शत्रु। और तीसरा जो है प्यारे बच्चों, उनका क्या नाम है? उसका नाम है उदाइन। उदाइन 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 उदाइन। इसका जो समय है बिंबिसार का, बिंबिसार का जो समय है प्यारे बच्चों, देखो हर्यक वंश हम लिखवाए हैं 544 बीसी से लेके 412 बीसी। ये डेटवा सब याद रखो तुम लोग, क्योंकि एग्जाम में डेटा पूछता है। 544 से लेके 412 बीसी, कौची बीसी। अब अगर बिंबिसार का समय का बात किया जाए तो 544 बीसी से लेके 544 बीसी से लेके प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि 692 बीसी तक से, 692 बीसी तक से 544 बीसी से लेके 500 के बाद 600 थोड़ी ना आएगा। 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक से, ठीक। ये बिंबिसार का। और अजातशत्रु का जो समय है 492 बीसी से लेके 461 बीसी तक, 462 बीसी तक से, ठीक। और उदाइन का जो समय है 462 बीसी से लेके और कितने तक से 412 बीसी तक से। घटते क्रम में सब आता है, तो सब चीज घटते क्रम है। 544 से लेके 492, 492 से लेके 462 और 462 से लेके 412 बीसी तक, ये समय है इन लोगों का। तो अब सबसे पहले हमने इसके बारे में समझा दिया, बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार के बारे में हमने समझा दिया ना। तो अब ध्यान से समझिए, अब इसके बाद ये हो गया ना, इसके बाद अब हेडिंग डालो बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार, ऊपर हेडिंग डालो बिंबिसार, बिंबिसार। तो फिर से लिखो जी। हाँ, ये तो मतलब अब चीजों को बताया ना कि 3 वंश शासन किया, 3 राजा शासन किए। पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन। बिंबिसार का जो समय 544 से लेकर 492, 492 से 462, 462 से 412। और बिंबिसार का समय कितना है 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक से, ये समय है बिंबिसार का। आप बिंबिसार में लिखो ध्यान से। अब जो जो चीज हम आप लोग को लिखवा रहे हैं वो आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि हम समझा चुके हैं। बिंबिसार में लिखिएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो पहला चीज लिखो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का कौन था? संस्थापक था। पहला चीज हर्यक वंश का संस्थापक था। दूसरा चीज ये लिखो प्यारे बच्चों कि अपना जो राजधानी है, राजधानी से ज्यादा क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार जो अपना राजधानी कहाँ बनाया, VVI लिख देना। अपना ये जो राजधानी है, राजधानी बनाया राजगीर को। किसको बनाया? राजगीर को। किसको बनाया? राजगीर को। साथ ही साथ में प्यारे बच्चे बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाया। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों अब लिखिए कि भारत का एक ऐसा राजा, भारत का एक ऐसा राजा जिसने अब यहाँ से कुछ जो ऐसे लिखना, ठीक है, जैसे जैसे लिख रहे वैसे वैसे लिखो। जिसने पहला चीज क्या काम किया? साम्राज्यवाद की नीति प्रारंभ की। साम्राज्यवाद की नीति प्रारंभ की। साम्राज्यवाद की नीति का काम की? प्रारंभ की। भारत का एक ऐसा राजा जिसने साम्राज्यवाद की नीति का काम किया? प्रारंभ किया। और दूसरा चीज लिखिएगा प्यारे बच्चे, इसमें दूसरा चीज ये है कि साम्राज्यवाद की वैवाहिक नीति। कौन नीति? साम्राज्यवाद की वैवाहिक नीति प्रारंभ की। वैवाहिक नीति कौन सी की? प्रारंभ की। ठीक है। और वैवाहिक नीति में लिखिएगा कि 3 लोगों से ब्याह किए थे। कितने लोगों से? 3 लोगों से ब्याह किए। अब इसमें ऐसे डाल के लिखना कि 3 लोग से विवाह किया।
3 लोग से विवाह किया। कौन विवाह किया था? बिंबिसार। 3 लोगों से विवाह किया बिंबिसार। बिंबिसार। अब ये 3 लोग कौन थे? ये जो 3 लोग थे प्यारे बच्चों, पहला 3 लोगों से विवाह किया। कितने लोगों से विवाह किया? 3 लोगों से। पहला जो है प्यारे बच्चों, वैशाली की राजकुमारी। वैशाली की राजकुमारी। वैशाली की राजकुमारी चेलना से। और चेलना जो है प्यारे बच्चों, ये चेटक की पुत्री है। किसकी पुत्री है? चेटक की। दूसरा जो है कौशल की राजकुमारी। कौशल की राजकुमारी। कौशल की राजकुमारी महाकौशला। क्या नाम था इनका? महाकौशला। 3 वो भी है। वाह भाई वाह। और साथ ही साथ में तीसरका जो है प्यारे बच्चों, मध्य भारत की राजकुमारी। मध्य भारत की राजकुमारी जिनका नाम था क्षेमा। क्या नाम था? क्षेमा से शादी किया। ठीक है, 3 विवाह किया। और तीसरका चीज ये लिखिएगा इसमें कि साम्राज्यवाद की नीति प्रारंभ की, साम्राज्यवाद की वैवाहिक नीति प्रारंभ की। और तीसरका चीज ये लिखो कि भारत का ऐसा राजा, इस तीसरका चीज लिखना कि ऐसा राजा जो शांति पूर्वक साम्राज्य का विस्तार किया। एकदम शांति पूर्वक, ना किसी से झगड़ा करो, शांति पूर्वक विस्तार किया। ठीक है, ऐसा राजा जो शांति पूर्वक साम्राज्य का क्या काम किया? विस्तार किया। तीसरा चीज हो गया। और इसमें अब लिखो, अब उसके बाद से प्यारे बच्चों, आज बात समझ में आ गया ना? पहला जो है चीजों को समझिए। देखिए, सबसे पहला बात अगर बात की जाए बिंबिसार की, तो 544 से 492 बीसी। ठीक है, हर एक वंश का संस्थापक था। और राजधानी कहाँ है? राजधानी से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, याद रखिएगा मेरी बात को। यहाँ से जैसे जितने भी 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद में राजधानी इंपॉर्टेंट है। राजधानी इसका राजगिरी था। बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाया। और इसमें एक बात लिखिए, और भारत का एक ऐसा राजा था जिसने पहला जो है प्यारे बच्चों साम्राज्यवाद की नीति प्रारंभ की। दूसरा साम्राज्यवाद की वैवाहिक नीति। और तीसरा जो है ऐसा राजा जो शांति पूर्वक साम्राज्य के क्या काम किया? विस्तार किया। इसने 3 लोगों से विवाह किया। पहला वैशाली की राजकुमारी चेलना से, दूसरा कौशल की राजकुमारी महाकौशला से, और तीसरा जो है प्यारे बच्चों मध्य भारत की राजकुमारी क्षेमा से। क्लियर हो गया ना? तो अब यहाँ से देखिए, अब क्लियर होगा। अब आगे बढ़े ना? अब इसको हम मिटाते हैं। हाँ तो जल्दी जैसे जैसे लिखवा रहे हैं, जैसे लिखवा तो नहीं वही तरह एकदम उतर के चाहिए। ठीक, अब ध्यान से समझो। अब जितना भी तनी लंबा होगा, इतना बात क्लियर। ऊपर हेडिंग सेम टू है, फिर से हेडिंग डालना बिंबिसार के बारे में। फिर से कौन चीज? बिंबिसार फिर से। और इसमें लिखना 544 बीसी से लेके 492 बीसी। फिर से हेडिंग बिंबिसार रहेगा। लेकिन अब भाई सब मिटेगा। अब इसको मिटका ना, हर एक वंश। अब देखो, अब जैसे क्या है कि अब अगला पॉइंट लिखिएगा कि ये जो प्यारे बच्चों बिंबिसार है। अब इसमें अगला पॉइंट ये है कि इतना बात क्लियर हो गया? हाँ, बिंबिसार जो है प्यारे बच्चों, अब अगला पॉइंट ये है कि अंग महाजन पद को जीता। किसको जीता? अंग महाजन पद को। तो इसमें अब लिखिएगा अंग महाजन पद को जीता। अंग महाजन पद को जीता। तो क्या काम किया? जीता। ठीक है, और इसमें लिखना कि उस समय
उस समय अंग के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। क्लियर हो गया? अंग महाजन पद को जीता और उस समय अंग के जो राजा थे प्यारे बच्चों ब्रह्मदत्त थे। अब देखो बिंबिसार का जो क्या बोलते हैं उसको, जो डॉक्टर देखो जैसे कह रहे हैं कि आज डॉक्टर हैं, तो आज क्या है कि आधुनिक भारत में डॉक्टर लोग जब बीमार होते हैं तो उनको डॉक्टर बोला जाता है जो उपचार करते हैं। तो उस समय इनका जो जीवक था, उनका जो वैद्य था, और वैद्य का क्या नाम था? जीवक। क्या नाम था? जीवक। जो उनका वैद्य था, मतलब बिंबिसार का जो वैद्य था, वैद्य के मतलब होता है डॉक्टर। वैद्य क्या होता है? डॉक्टर। तो वैद्य था प्यारे बच्चों, उसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। क्या नाम था? जीवक। और जीवक से इसने दो काम करवाया। पहला कि जब भगवान बुद्ध को जोंडिस हो गया था, जोंडिस, तो उनको इलाज करने के लिए विदा किया, पहला। और दूसरा का चीज, जो अवंती के राजा थे चंड प्रदोत, उनको इलाज करने के लिए विदा किया। तो पहला जीवक जो है, पहला चीज क्या काम किया कि भगवान बुद्ध को जोंडिस, जो बुद्ध भगवान थे वो मानव थे। क्या थे? मानव थे। तो भगवान बुद्ध को जोंडिस के उपचार के लिए विदा किया। उपचार के लिए क्या काम किया? विदा किया, पहला। और दूसरा का चीज प्यारे बच्चों ये है, दूसरा का चीज ये लिखना कि पहले ये हो गया, और दूसरा का चीज इसमें ये लिखना आप लोग कि अवंती के राजा, अवंती हुई अवंती महाजनपद है, तो इसमें लिखना अवंती महाजनपद है। अवंती महाजनपद के शक्तिशाली राजा चंड प्रदोत के इलाज के लिए विदा किया। इलाज के लिए क्या काम किया? विदा किया। दूसरा काम, ठीक है। अब आइए मिटाते हैं, ठीक। अब इसमें ध्यान से समझिए, तीसरा का चीज ये है प्यारे बच्चों कि वैद्य हो गया, अंग महाजन पद को जीता। और तीसरा का चीज इसमें ये बात याद रखिएगा कि इसका जो नाम है ना, ठीक है, अंग महाजन पद को जीता। और वैद्य और डॉक्टर जो है भगवान बुद्ध को जोंडिस के उपचार के लिए विदा किया। अवंती महाजन पद के शक्तिशाली राजा चंड प्रदोत के इलाज करने के लिए विदा किया। और देखो तीसरा का चीज ये लिखना कि इसका नाम जो है कितने थे? दो नाम थे। कितने थे? दो नाम थे। पहला जो था, पहला अगर बात किया जाए, पहला जो है प्यारे बच्चों, पहला मत्स्य पुराण के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार इसका जो नाम था उसका क्या नाम था? क्षेत्रोजस। क्या नाम था? क्षेत्रोजस, ठीक है। और दूसरा का जो है प्यारे बच्चों, जैन ग्रंथ के अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार? जैन ग्रंथ के अनुसार इसका जो नाम था श्रोणिक था। क्या नाम था? श्रोणिक था ना। मत्स्य पुराण के अनुसार क्षेत्रोजस और जैन ग्रंथ के अनुसार श्रोणिक, ठीक है। और इसकी जो हत्या है प्यारे बच्चों, इसकी जो हत्या है, हत्या का मतलब मृत्यु। इसकी जो हत्या है प्यारे बच्चों, इसकी हत्या जो है इसका पुत्र अजात शत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा
द्वारा किया गया इसमें ये बात रखिएगा कि जैन ग्रंथ, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र के अनुसार बिंबिसार आत्महत्या किया था। क्या था? आत्महत्या का मतलब होता अपने से जान लेना, आत्महत्या किया था। ठीक है, तो ये था बिंबिसार के बारे में। ठीक है, तो अब ध्यान से बात को समझिए। अब बिंबिसार के बाद अब कहानी स्टार्ट होती है अजात शत्रु की। किसकी कहानी स्टार्ट होती है? अजात शत्रु की। अब देखो अजात शत्रु में चीजों को समझना, अजात शत्रु में क्या क्या है। सबसे पहले कि जो अजात शत्रु है उसका समय 492 से लेकर 452 बीसी से लेकर कितना है? 452 बीसी से लेकर हम लोग कह सकते हैं कि 452 हो गया, 452 से लेकर उसका जो समय था 462 बीसी तक से। ठीक है, अजात शत्रु की। अब ध्यान से चीजों को समझो कि जो अजात शत्रु है प्यारे बच्चों, एक तो ये जो बिंबिसार 3 को ब्याह किया था, एक वैशाली की राजकुमारी चिलना से, कौशल की राजकुमारी महाकौशला से, और तीसरा की मध्य भारत की राजकुमारी क्षेमा से। तो ये जो बिंबिसार थे तो ये चिलना के पुत्र थे। किसका पुत्र थे? चिलना के। जो पहली वाली थी ना उसका पुत्र थे, चिलना के। बिंबिसार का ये अजात शत्रु का 2 नाम मिलता है प्यारे बच्चों। पहला कि इसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन्होंने पिता का हत्या किया था। और दूसरा का इसे कुणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुणिक कठोर शासक होने के कारण। क्योंकि प्यारे बच्चों इसे आक्रामक नीति अपनाई, साम्राज्य को अपनाने के लिए कैसा नीति अपनाई? आक्रामक नीति। आक्रामक नीति के मतलब होता है कि किसी अन्य राज्य को अपने में मिलाने के लिए अपनाया गया जो नीति वो आक्रामक नीति है। इसने कौशल को जीता। कौशल को जीतने के बाद जब इसने वैशाली पर आक्रमण किया तो असफल रहा, और इसने अपने मंत्री वत्सकार को कैसाली में फूट डालने के लिए कहा। किसके डालने के लिए? फूट डालने के लिए, कि जो वहां के राजा थे तो उसके प्रति फूट डालने के लिए कहा। और तब उसने 16 साल बाद वैशाली को जीता। 16 साल में वैशाली को, 16 साल बाद नहीं, 16 साल में वैशाली को जीता। आप समझो एक राज्य को जीतने के लिए 16 साल लगा दिया। यही था अजात शत्रु। फिर उसके बाद से अजात शत्रु की अब आगे बात किया जाए तो ये जो प्यारे बच्चों अजात शत्रु है, अजात शत्रु मगध, कौशल और किसको जीता? वैशाली को। अजात शत्रु बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाया था। और अजात शत्रु जो है प्यारे बच्चों, इसकी जो हत्या है वो उदाइन ने की थी। किसकी की थी? उदाइन, इसका पुत्र ने। अजात शत्रु के काल में ही प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में हुआ था। और साथ ही साथ में साम्राज्यवाद की नीति। ठीक है, और जब तुम लोग बाहुबली फिल्म देखा होगा तो बाहुबली फिल्म में एक होता है रथ मुसल, एक होता है महाशिला कंटक। जो बाहुबली को मिलता है वो महाशिला कंटक होता है। महाशिला कंटक के मतलब होता है कि ये जो बड़ा बड़ा होता है उसमें गोला होता है पत्थर का, ऐसे बनता दिखता एकदम डायरेक्ट एकदम, उसको बोला जाता है महाशिला कंटक। और रथ मुसल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि रथ के आगे ऐसे लगा रहेगा और घूमेगा तब तक काटेगा। तो रथ मुसल और महाशिला कंटक इन्होंने ही प्रयोग किया था अजात शत्रु ने। क्लियर हो गया? अजात शत्रु जो है प्यारे बच्चों राजगिरी में एक स्तूप बनाया। क्या बनाया? एक स्तूप बनाया। और बुद्ध के अवशेष पर, जो भगवान बुद्ध हैं उनके अवशेष पर भी एक स्तूप बनाया, जहां आज शांति स्तूप है। कौन स्तूप है? शांति स्तूप है। तो अजात शत्रु का ये काल था, ये अजात शत्रु ने काम किया। ठीक है, अजात शत्रु के बाद अब प्यारे बच्चों लास्ट में आता है हम लोग का उदाइन। कौन आता है? उदाइन। तो अब अजात शत्रु के बारे में हम समझा दिए, तो अब अजात शत्रु के बारे में लिखो। हो गया? मिट गया ना? हल्दी लिखो।
तो अजात शत्रु के बाद अब कौन स्टार्ट होता है? उदयन। कौन? उदयन। तो यही है अजात शत्रु की कहानी। इतना बात क्लियर हो गया? ऊपर वाला हेडिंग मिटाते हैं। तो अब इसके बाद से कौन लिखाएगा? अजात शत्रु। इसका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु। अच्छा ये बताओ कि ये जो पिता की हत्या कर रहे था सभी लोग, जैसे बिंबिसार का हत्या की अजात शत्रु ने, अजात शत्रु का हत्या किया उदयन ने। किसने किया? उदयन ने। और उदयन का हत्या किया अज्ञात ने। मतलब पिता का हत्या बेटा ही कर रहा है, इसलिए इसे प्रीतिहानता के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा ये बताओ, ये कैसे, मतलब अगर कोई भी बेटा है वो कितना भी क्रूर है, लेकिन एक्चुअली वो पिता को अपना मार नहीं सकता, मतलब कितना भी, लेकिन फिर भी सत्ता ऐसी चीज है प्यारे बच्चों, सत्ता एक लालच चीज है, और लालची कहते हैं लालच बुरी वाला है। लालच क्या ना करवा देता है, पैसा क्या ना करवा देता है। तो सत्ता को प्राप्त करने के लिए लोग ऐसा काम कर रहे थे, ठीक है, सत्ता को प्राप्त करने के लिए, ताकि हम इस पर शासन करें, तो ऐसा ये लोग काम कर रहे थे। तो ये तो अपने से किया नहीं होगा, इसको कौन बढ़ा चढ़ा रही थी? इसकी पत्नी। इसकी पत्नी। क्योंकि देखो समाज में क्या है, घर में क्या होता है कि घर की जो प्यारे बच्चों दो प्रकार की इज्जतें होती है, एक बाहर की इज्जत, एक अंदर की इज्जत। तो जो बाहर की इज्जत होती है वो पुरुषों के हाथ में होती है, और जो घर के अंदर की इज्जत होती है वो महिलाओं के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? महिलाओं के हाथ में। अगर महिला चाहे तो घर की इज्जत को बना भी सकती है, और अगर महिला चाहे तो घर की इज्जत को बिगाड़ भी सकती है। तो इसको कौन सिखाई पढ़ाई? महिला। इसकी पत्नी। इसकी पत्नी ने। ये देखते हैं कि वही शासन करेगा, तुम कब राजा बनोगे। तो इसी कारण ही इसने हत्या किया। लेकिन प्यारे बच्चों, एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने संरक्षण का सिद्धांत दिया। किसका दिया? संरक्षण का सिद्धांत। उसने कहा कि प्रकृति संरक्षण के सिद्धांत पर चलती है, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे सामने आएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब अजात शत्रु ने हत्या किया बिंबिसार की, तो अब अजात शत्रु का हत्या कौन किया? इसका बेटा उदयन ने। तो अब जैसा वो किया वैसा उसका परिणाम हुआ कि नहीं? अब प्यारे बच्चों, जो उदयन है उसकी हत्या कर दिया अज्ञात ने, उसका पुत्र ने। तो जैसा करोगे वैसा आएगा, ये बात याद रखना, क्योंकि प्रकृति सबसे बदला लेती है, और सभी को सुख दुख यहीं पर भोगना होता है, स्वर्ग और नर्क। जो अच्छे कर्म करते हैं टर देना चले जाते हैं, और जो गलत काम करते हैं वही इसी पर एकदम भोगते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अच्छा कर्म कीजिए, दूसरों के प्रति सोचा कीजिए, और किसी से जलन या भावना मत रखिए, ठीक है। हमेशा एक दूसरे का काम कीजिए, सहयोग कीजिए, माता पिता का ध्यान रखिए, और किसी दूसरे के प्रति जलन मत कीजिए। तो ये हो गया बिंबिसार के बारे में। आप लिखो तू लोग अजात शत्रु। हो जी, अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजम्पई जात अजात शत्रु। अजात अजम्पई जात अजात शत्रु। इसका जो समय है प्यारे बच्चों 452 बीसी से लेके 462 बीसी तक से अजात शत्रु का, इसका यही समय है। मतलब इसी समय के अनुसार ये शासन किया। आप चीजों को समझिए, ये जो अजात शत्रु है प्यारे बच्चों, अजात शत्रु जो है बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार और चेलना का पुत्र। किसका पुत्र है? चेलना। चेलना जो वैशाली की राजकुमार थी, चेलना का पुत्र है। जैसे बिंबिसार ने 3 विवाह किया, तो अब आदमी कंफ्यूज होगा कि 3 में से किसका लड़का है। जैसे मान लो तुम ही हो, तुम 4 को विवाह कर लिया, अब चारों का लड़का फड़का हो गया, तो अब किसी एक का लड़का का नाम करना पड़ेगा, तब पूछा जाएगा ना कि किसका लड़का होता है। उसी प्रकार से 3 विवाह किया है, तो इतिहास प्यारे बच्चों तथ्य याद रखती है, तथ्य ना, बिना तथ्य के कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बिंबिसार और चेलना का पुत्र थे। किसका पुत्र थे? बिंबिसार और चेलना का पुत्र। इसका जो प्यारे बच्चों नाम है, जैसे ये बिंबिसार है, तो बिंबिसार का नाम 2 नामों से जाना गया, पहला क्षेत्रोजस और दूसरा का श्रोणिक के नाम से।
तो इसका जो नाम है प्यारे बच्चों, इसका दो नाम है। कितने नाम? दो नाम है। पहला अगर बात किया जाए तो पितृहंता। पितृहंता, पितृहंता क्यों पड़ा? कि पिता के हत्या के कारण, पिता के हत्या के कारण, अपने पिता का हत्या किया था, पिता के हत्या के कारण पितृहंता। और दूसरा का जो है प्यारे बच्चों, इसका नाम पड़ा कूणी। क्या नाम पड़ा? कूणी। कूणी, कूणी के नाम पड़ा, कूणी काहे पड़ा? तो कठोर शासक के कारण, कठोर शासक, एकदम क्रूर टाइप का, कठोर शासक के कारण, कठोर शासक के कारण इसका नाम पड़ गया कूणी का। ठीक है। नाम के बाद अब अगर आगे बात किया जाए तो ये जो प्यारे बच्चों है बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है। और साथ ही साथ में अब अगर और आगे की बात किया जाए तो ये जो अजातशत्रु है प्यारे बच्चों, अजातशत्रु जो है आक्रामक नीति को अपनाया। कैसा नीति को अपनाया? आक्रामक नीति को अपनाया, आक्रामक नीति को अपनाया। अब ये आक्रामक नीति क्या है? तो विदेशी राज्य को, इसमें लिखना तो लोग, इसमें ऐसे लिखना कि विदेशी राज्य को, विदेशी राज्य को, विदेशी राज्य को, विदेशी राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना, अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए, मिलाने के लिए अपनाया गया नीति, अपनाया गया नीति। विदेशी राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए अपनाया गया नीति आक्रामक नीति कहलाती है। कैसा नीति? आक्रामक, आक्रामक नीति कहलाती है, आक्रामक नीति कहलाती है। ठीक है। और दूसरा का पॉइंट ये लिखना कि सबसे पहले इसने, सबसे पहले कोसल को जीता। किसको जीता? कोसल को। कोसल, इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। कहाँ थी? श्रावस्ती। और जो बुद्ध के समकालीन था और सबसे शक्तिशाली राजा प्रसेनजित, सबसे पहले कोसल को जीता। किसको जीता? कोसल को। और वैशाली पर आक्रमण किया। वैशाली जो प्यारे बच्चों वज्जी की राजधानी थी, अंग की राजधानी, अंग का जो राजधानी था वो था आपका पंचाल, और वज्जी की राजधानी वैशाली, और मल की राजधानी कुशीनगर। और वैशाली पर आक्रमण किया, वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन नाकामयाब रहा, लेकिन असफल रहा। असफल के मतलब सफल नहीं हुआ, असफल रहा। वहां का राजा इसे हरा दिया। ठीक है। इसने अपने मंत्री, इसका मंत्री का क्या नाम था? इसका मंत्री का नाम था वत्सकार। क्या नाम था? अपने मंत्री वत्सकार को वैशाली में राजा के प्रति फूट डालने के लिए छोड़ा, फूट डालने के लिए छोड़ा, फूट डालने के लिए छोड़ा। ठीक है ना। मतलब राजा के प्रति लोगों को भड़काने के लिए छोड़ दिया कि तुम राजा के प्रति भड़काओ। जैसे कहो कि राजा ये नहीं करता है, गलती से राजा ऐसे करता है, राजा तुम लोग का लूटपाट करता है, ये करता है, वो करता है। ये होता है फूट डालने के। देखो अगर घर को तोड़ना है ना प्यारे बच्चों, घर को अगर तोड़ना है तो महिलाओं के बस में आ जाओ और उसके बाद से उनकी बात सुनो। अलगा काहे होता है? घर अलगा होने का 2-3 रीजन है। मेन रीजन ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो सभी लोग के प्रति काम नहीं करते हैं,
कुछ लोग होते हैं जैसे मान लो कि घर में क्या होता है, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते हैं, या कुछ लोग सहायता करते हैं, कुछ लोग सहायता नहीं करते। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चे ये जो साम्राज्य है, तो साम्राज्य कैसे विघटन होगा? साम्राज्य जो है या तो राजा के प्रति भड़का दो सबको कि लड़ाई में, ऐसे क्या है कि राजा के सामने तुम कहा ना हम लड़ाई में जाएंगे, लड़ेंगे, और जब लड़ाई होगी तो तुम लोग मत लड़ना, तुम लोग राजा के खिलाफ ही लड़ जाना। तो ये है प्यारे बच्चों फूट डालना, डालना, फूट डालना। तो राजा के प्रति फूट डालने के लिए छोड़ा। अब इसमें लिखिए वत्सकार ने 4 साल तक मतलब समझो वैशाली को जीतने के लिए छोटा 4 साल तक फूट डाला, 4 साल तक लोगों को भड़काया, 4 साल तक फूट डाला, फूट डाला, फूट डाला, और फिर कौची, और फिर कौची 16 साल, कौची 16 साल में वैशाली को जीता। वैशाली जब अब कैसे जीता? ऐसे नहीं जीता, छल से जीता। देखो युद्ध जीतने का 2-3 तरीके, आदमी कहते हैं ना कि लड़ाई में कल छल बल तीनों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चे ये उचित नहीं है। लड़ाई में हमेशा बल का प्रयोग करना चाहिए, कल छल का नहीं। कल छल का जो प्रयोग करता है भले लड़ाई वो जीत जाता है, लेकिन उसका विजय नहीं होता, उसका वास्तविक रूप से विजय नहीं होता, वो कहीं ना तो कहीं मार खा जाता है। लेकिन जो प्यारे बच्चों बल से लड़ाई जीती जाती है वो विजय होता है। तो ये लड़ाई बल से नहीं जीता गया था, ये लड़ाई छल से जीता गया था। क्यों? क्योंकि राजा के प्रति भड़काने के लिए छोड़ा 4 साल तक। 4 साल तक ये लोग राजा को भड़काए, और भड़काने के बाद तब जाके 16 साल में जीता वैशाली को। ठीक है, तो अब इसका यहीं पर लिखो कि इसका मंत्री का नाम, इसका मंत्री कौन था? इसका जो मंत्री था प्यारे बच्चों उसका नाम था वत्सकार। क्या नाम था? वत्सकार। और फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कि किसको किसको। अच्छा ये उतार लो तुम, हो गया ये सब है ना? इधर वाला हो गया, इधर वाला। तब फिर से आजाद शत्रु हेडिंग डाल के जैसे बिंबिसार में डलवाए हैं